हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सभी बच्चों को मैंने चौथे वीडियो में यह बताया था कि अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगता है, कहाँ लगता है, और उससे बेस क्वेश्चन बताया था। आप सभी सब बच्चे जानते हैं कि YouTube पर ये फ्री क्लास चल रही है, जो क्लास 12 की क्लास है यूपी बोर्ड की, और उसमें हमने 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जिससे आप अगले एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। आज ये 5वां वीडियो है और 5वें वीडियो का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है वो लेक्चर है आपका वैद्युत बल की तुलना हम करेंगे किससे, गुरुत्वीय बल से। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के लास्ट पॉइंट पर बताया था कि हम वैद्युत बल की तुलना करेंगे, गुरुत्वीय बल से तुलना करेंगे, तो वो पॉइंट आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, ये हमारी हेडिंग रहेगी बच्चों, ठीक है। तुलना, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वैद्युत बल की तुलना करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपका हेडिंग है। और इस हेडिंग में जो हमारा पहली पॉइंट है, उस पहली पॉइंट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट यह कहता है कि जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल को हम शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल यानी कि ग्रेविटी फोर्स लिख देते हैं, ठीक है ना। इन्हीं दोनों की तुलना करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कब लगता है बच्चों? जब हमारे पास आवेश हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और जब हमारे पास मास हो अर्थात द्रव्यमान हो, यानी आपके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और मास है, मास से कहाँ निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये न्यूटन साहब ने दिया था और ये दिया था कूलाम साहब ने, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर जो दो मास हैं तब इनके बीच एक बल लगता है, उस बल का नाम होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इनके बीच अगर जो चार्ज है तब यहाँ लगता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, लेकिन मास में तो दो प्लस माइनस नहीं होता ना, मास तो फिक्स होता है कि ये मास एक द्रव्य, जो मास है आपका द्रव्यमान है, वो तो एक क्या नाम है आपका परिमाण है, वो तो निश्चित है। आवेश भी परिमाण है, लेकिन आवेश दो तरीके के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस होने के कारण अगर जो प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण हो सकता है, माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण हो सकता है। लेकिन प्लस और माइनस अगर जो होगा बच्चों तो क्या हो सकता है, इन दोनों में तब हमारा क्या हो सकता है, आकर्षण। इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इन दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, एक दूसरे को आपस में खींच लेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ क्या होता है, पहली बात ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, जबकि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, ना कि प्रतिकर्षण। और इन दोनों में अट्रैक्शन और रिपेल दोनों फोर्स होता है। तो पहली जो तुलना ये हो गई कि ये जो इलेक्ट्रिक बल होता है इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसमें सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ आकर्षण बल होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स में प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आइए हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हिंदी में बोलेंगे वैद्युत बल, और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो पहली बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला बताया था, F बराबर कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अगर जो इसे हम किसी माध्यम में ले जाकर रख दें तो उसी माध्यम के परावर्तांक के से डिवाइड हो जाता था, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है,
वो माध्यम पर डिपेंड है। अगर जो माध्यम ज्यादा हुआ तो जो हमारा बल होगा इलेक्ट्रिक बल वो कम हो जाएगा, वैद्युत बल कम हो जाएगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका मान होता है F बराबर G m1 m2 बटे I स्क्वायर। नो डिपेंड ऑन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम पर ये डिपेंड नहीं होता है। कहीं भी दो मास को ले जाइए, चाहे दोनों मास को पानी में ले जाइए उतनी दूरी पर रखिए, और चाहे दो मास को आप ले जाकर वायु में रखिए तब भी वही बल लगेगा और उतना ही लगेगा, ठीक है। और जबकि यहाँ थोड़ा सा माध्यम पर डिपेंड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये माध्यम पर डिपेंड होता है, मीडियम पर डिपेंड होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं होता है। ये दूसरी बात आपकी हो गई। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आई होगी बच्चों। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी होती है। किससे? बहुत बड़ी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम दूरी में लगता है, बहुत ही छोटे दूरी में लगता है। जैसे परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गति करता है, या नाभिक के अंदर प्रोटॉन के बीच भी लग सकता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लग सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये बहुत न्यूनतम दूरी में लगता है और बहुत अधिक होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। देखिए मुख्य रूप से 4 फोर्स बताए गए हैं। एक होता है नाभिकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल होता है, एक दुर्बल नाभिकीय बल होता है, एक प्रबल नाभिकीय बल होता है, एक इलेक्ट्रिक बल होता है और एक होता है ग्रेविटेशनल बल। ये 4 बल जो प्रकृति के मूल बल पाए जाते हैं, जिसमें सबसे मजबूत बल होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो नाभिक से बंधा होता है, जिनमें नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस बल से बंधे होते हैं उसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। और इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक बल, उसके बाद ये बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है। इसके बाद होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल तीसरे नंबर पर आता है। ये जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो स्वतः से क्षय होते हैं उनमें ये बल लगता है, ठीक है, जो स्वतः से क्षय होते हैं। और लास्ट में आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। ये बहुत ही कम होता है। समझ में आ रही है? सबसे कम बल यही होता है। अगर जो हम दो प्रोटॉनों के बीच हम देखें तो दो प्रोटॉनों के बीच अगर जो हम निकालना चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, मास पता रहेगा, दोनों का मास पता होता है, आवेश भी पता होता है, दोनों को समान दूरी पर निकाल लेंगे, रखकर मान निकाल लेंगे तो आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। अगर जो निकालना चाहे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोटॉन का मास रखकर इस वाले फार्मूले से G m1 m2 बटे I स्क्वायर से निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा। तो उस केस में जब निकालेंगे तो 10 के पावर 43 गुना ये ज्यादा आता है इसकी अपेक्षा, यानी ये बल बहुत ज्यादा होता है। और अगर यहीं आप इलेक्ट्रॉन के बीच में निकालना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में 10 के पावर 36 गुना के आसपास होता है बच्चों, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ये 3 बातें थी, ये तीनों बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी। और जो भी आएगी उन बातों को हम टॉपिक वाइज समझाते चलेंगे। चलिए इसके बाद वाली टॉपिक अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग, कूलाम के नियम का महत्व। अब ये कूलाम के नियम का महत्व क्या है, पहले छोटी सी बात समझेंगे, तब इसका ये महत्व के बारे में समझेंगे क्या होता है। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे पास एक परमाणु होता है और परमाणु में क्या उपस्थित होता है, नाभिक। नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षक में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ये वृत्तीय चक्कर लगाते हैं तो वृत्ताकार अगर जो कोई भी कण गति करेगा तो आप लोगों को कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा, अभी केंद्र बल लगता है केंद्र की ओर। और ये केंद्र की ओर जो बल लगता है ये किसके कारण लगता है, ये प्लस और माइनस के कारण ये अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर जनरेट करता है। और जब ये कोई अभिकेंद्र, देखिए ये प्लस और माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इसको गति कराने के लिए, और गति करेगा तो केंद्र की ओर एक बल लगेगा जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल
अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये अभिकेंद्र बल किसके कारण उत्पन्न हुआ है? आपके वैद्युत बल के कारण उत्पन्न हुआ है। और जब अभिकेंद्र बल उत्पन्न होगा तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा बल उत्पन्न हो जाएगा? अपकेंद्र बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आप सूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अपकेंद्र बल भी उत्पन्न हो जाता है, ये बाहर की ओर लगता है। और जब ये बाहर दोनों बल बराबर होते हैं, इसीलिए इससे ये अपनी निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं अपकेंद्र बल के कारण। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब ये नहीं तो अगर जो इलेक्ट्रॉन ये बल ना लगता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके गिर जाता और नाभिक को ब्लास्ट कर देता, और नाभिक ब्लास्ट हो जाता तो परमाणु की संरचना नहीं होती, परमाणु नहीं होता तो अणु नहीं होता, हम लोग नहीं होते, किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात यहाँ ये है कि अगर जो हम इस जैसे मान लेते हैं हम लिथियम का ये ले लिए या हम ले लिए सोडियम का, तो ये छोटे हल्के नाभिक हैं, ठीक है। इन सब में छोटे नाभिक 11 प्रोटॉन वगैरह रहते हैं। लेकिन अगर जो हम यही यूरेनियम ले लें, थोरियम ले लें, ठीक है, इसका 92, 90 इन सब परमाणुओं को ले लें जो रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनके नाभिक की संरचना बड़ी हो जाती है, जिसमें ढेर सारे प्रोटॉन आ जाते हैं। और प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं? रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि बताया कूलाम साहब ने बताया कि जो समान चार्ज में प्रतिकर्षण और विपरीत चार्ज में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यहाँ दो प्रोटॉन आ जाए, ढेर सारे प्रोटॉन आ जाएंगे, तो ये प्रोटॉन आपस में क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण करने लगेंगे। और जब प्रतिकर्षण करने लगेंगे तो ये नाभिक से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, और जब स्वतः से ये बाहर जाने लगते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम रेडियोएक्टिवता कहते हैं, यानी कि स्वतः से बाहर निकलना। और ऐसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ के अंतर आ जाते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ कूलाम का नियम लग रहा है, क्योंकि प्रतिकर्षण हो रहा है। नहीं तो ये नाभिक का अस्तित्व ही नहीं रहता अगर जो कूलाम का नियम न लगता। क्योंकि अगर जो कूलाम का नियम नहीं लगता तो पहली बात तो ये आप रेडियो एक्टिव पदार्थ देख ही नहीं पाते, क्योंकि प्लस प्लस जितने भी रख दो वो तो इसी में विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रतिकर्षण के कारण धीरे धीरे अपने आप को क्षय करने लगते हैं। तो यहां से भी स्पष्ट है कि कूलाम का नियम एक होता है और हमारे परमाणु में लगता है। और प्रोटॉन के बीच लग गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच लग गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि कूलाम के नियम का महत्व इन परमाणुओं में है। अगर जो ऐसा ना होता तो ये सारे पदार्थ आप देख नहीं पाते, और ऐसा ना होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ना बल लगता, तो शायद कोई दुनिया में पदार्थ रह ही नहीं जाता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही इस नियम की उपयोगिता है और महत्व भी इसका बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके बाद नोट करके पॉइंट लिखेंगे। नोट 2 पॉइंट हमने कहा बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, वो डिपेंड होता है आप जिस पदार्थ में आप रखें या जिस मीडियम में आप रखें। अर्थात जो हमारा मीडियम है, के मान लेता हूं, के मीडियम है, जिस माध्यम में आप रखें उसका परावैद्युतांक क्या है? आपका के है। और हमको निकालना है बल। तो बल हम फोर्स जानते हैं, बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा क्या होता है? कूलाम का नियम होता है। ठीक है बच्चों, यह बच्चों कूलाम का नियम होता है। तो जब कूलाम का नियम हमने बताया कि मीडियम पर डिपेंड होता है, तो मीडियम पर जब डिपेंड होगा तो जितना ज्यादा मीडियम का मान रहेगा, परावैद्युतांक का मान रहेगा, उतना कम बल होगा। तो इसका मतलब इसको हम कांस्टेंट मान लें, इन सबको कांस्टेंट मान लें, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये डाउन होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि हमारा मीडियम का मान अगर जो ज्यादा होगा, मीडियम के परावैद्युतांक का मान अगर ज्यादा होगा तो हमारा बल कम लगेगा। ठीक है, वायु की तुलना में अगर जो उन्हीं बिंदु आवेशों को उतनी ही दूरी पर ले जाए, तेल में रख दें या पानी में रख दें, तो वहां बल हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जो हमारा के बहुत ही कम है तो फोर्स हमारा बहुत ज्यादा, के बहुत ज्यादा होगा तो हमारा फोर्स बहुत कम। तो इन दोनों को ऐसे सर्किल के रूप में मिला देंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन के आता है, एफ और के में ग्राफ बन के आता है। इसको भी अगर जो बनाना हो तो आप बना लीजिए। अब इसके बाद दूसरा नोट डाउन करेंगे। नोट पॉइंट दूसरा क्या है? जैसे कोई निकाय है हमारे पास, निकाय कोई पदार्थ ही मान लो, कोई सिस्टम है, निकाय है, ठीक है। उस निकाय में अगर जो दो बिंदु आपस में संतुलन में है, रुके हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे पोजीशन में, मान लेता हूं को Q1 और Q2, ना तो ये इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है? संतुलन में है।
ठीक है। तो इन पर जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, बराबर और विपरीत हो जाएगा अगर संतुलन होगा। अगर जो पूरा निकाय संतुलन में है तो इसके हर एक पॉइंट पर जो लगने वाला टोटल बल होगा उन सभी बलों का योग क्या होगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। नेट बल हमारा क्या होगा, अगर जो पूरा निकाय संतुलन में है तो नेट बल शून्य होगा। अगर जो दो बिंदु आवेश कहीं संतुलन में है तो ये भी क्या करेंगे, जो इन पर लगने वाला बल होता है वो उनका योग या तो हम कह सकते हैं 0 हो सकता है या दोनों बराबर या विपरीत हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जैसे एक पॉइंट है हम समझा रहे हैं संतुलन के लिए। पॉइंट ये है कि संतुलन में अगर जो होगा, जैसे मानता हूं Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं और एक तीसरा, और इनके बीच की दूरी a हमने मान ली है। ठीक है ना, एक कोई तीसरा बिंदु आवेश लाकर Q1 से x दूरी पर हमने रख दिया, इसे सिचुएटेड कर दिया, रख दिया इस Q आवेश को, कैपिटल Q आवेश को। ठीक है ना, अब ये संतुलन में है कि नहीं इसको आपको देखना। अच्छा, अगर जो आपने यहां से यहां तक की दूरी x मान ली है तो ये पूरी दूरी a है, और यहां से आपने x मान ली तो ये दूरी कितनी बचेगी आपकी, a माइनस एक्स बचेगी, a माइनस एक्स। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देखिए, ये भी इस पर बल लगाएगा, ये Q1 आवेश इस Q पर बल लगाएगा, ये Q2 आवेश इस Q पर, दो तीनों प्लस में है। हमने इसको लाकर x दूरी पर रखा और हमने कहा कि ये संतुलन में है, तो क्या होगा, इसके कारण एक बल इधर लगेगा F1 मान लेता हूं प्रतिकर्षण, और इसके कारण एक बल इधर लगेगा F2। ये दोनों बल आपस में कब संतुलन में होगा, जब ये दोनों बल आपस में बराबर और विपरीत होंगे। और हाँ, अगर जो इस Q आवेश को ऐसे थोड़ा सा इधर दबा कर ऐसे छोड़ दीजिए तो ये Q आवेश ऐसे मोशन करने लगेगा, गति करने लगेगा यहाँ। ठीक है, और फिर धीरे 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 जाके वहां पोजिशन में रुक जाएगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ेंगे तो इसमें SHM आ जाएगा। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक, क्लास 11 में पढ़ाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगा। इसको अगर जो थोड़ा सा इसे गति कराकर छोड़ दीजिए तो ये गति करने लगेगा, और ये क्या करने लगेगा, SHM गति करने लगेगा इस तरीके से। ठीक है ना, और ये गति करता रहेगा क्योंकि दोनों बल बराबर और विपरीत हैं। तो उस केस में देखिएगा ये संतुलन में नहीं हो पा रहा। जब इसको छोड़ देंगे तो ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इस तरीके से इसको गतिमान करता रहेगा। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर है। तो SHM गति भी इसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो ये अगर जो संतुलन में है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि यह पॉइंट, इस पॉइंट पर यानी इस बिंदु आवेश पर इसके कारण इधर बल और इसके कारण इधर जो बल लग रहा है दोनों बराबर और विपरीत होंगे, तभी ये संतुलन में हो पाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें बनाना चाहें एक दूसरे पॉइंट के लिए, कि हमारा Q1 Q2 आवेश तो यहाँ था ही था, और इसके बीच की दूरी हमारी a ही थी पहले से, और इस लाइन ज्वाइनिंग पर देखिए, बल लाइन ज्वाइनिंग पर हमेशा लगता है कहीं बिंदु के बाहर हम कोई आवेश रख दें और इसको हम माइनस मान लें, माइनस Q मान लें। ठीक है ना, तो अब इस केस में यहां ना देखिए, इस केस में इस Q को हम यहां संतुलन में नहीं रख सकते हैं। संतुलन में रख देंगे तो देखिएगा ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इस तरफ संतुलन में आएगा ही नहीं। जैसे मानता हमने Q आवेश यहाँ रख दिया, एक प्लस करके एक माइनस करके, तो ये इधर रिपेल करेगा, F1 रिपेल करेगा, और F2 भी क्या करेगा, अपनी तरफ इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जैसे ही इस Q आवेश को रखोगे तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण करेगा, और ये अपनी तरफ इसे क्या करेगा, खींचेगा। और जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये आवेश कहां भागेगा, इस माइनस की तरफ भागेगा। तो क्या संतुलन में रह पाएगा इस जगह पर, तो यहाँ इस जगह पर ये संतुलन में नहीं हो पाया। कब, जब आप एक प्लस और माइनस आवेश ले लेंगे। तो आप चाहे इस तरफ लाइन ज्वाइनिंग के, चाहे इस तरफ कहीं दूसरी जगह पर, जिस तरफ जो मान कम होगा उसी तरफ हम तीसरे Q आवेश को रखेंगे, वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। अगर जो ये ज्यादा हो गया, जिससे 12 कूलाम और 6 कूलाम हो गया, तो इस तरफ इस Q आवेश को रखेंगे तब ये संतुलन में होगा। कैसे, देखिए आपने यहाँ रख दिया और इसके कारण इस तरफ ये अपनी तरफ खींचेगा ना, माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा तो F2 लगेगा, लेकिन प्लस वाला तो यहां से यहां तक है ना, x दूरी पर हमने रख दिया, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स थोड़ा कम होगा दूरी बढ़ने के कारण, और इसकी डिस्टेंस कम है लेकिन ये आवेश की मात्रा कम है तो कम फोर्स लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा। ये ज्यादा दूर था, इसका मान ज्यादा था, इसलिए ये इधर रखा गया, तो यहां से इस तरफ ये प्रतिकर्षण करेगा इसे, तो ये F1 हो जाएगा। अब ये बराबर और विपरीत हो जाएंगे तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, लेकिन ये केस तभी बनेगा, उस केस में Q पॉइंट आपका संतुलन में होगा, और ये केस तभी बनेगा जब Q1 और Q2 जो है प्लस और माइनस में हो, और इस केस में इसका मान ज्यादा होगा तो इस तरफ बनेगा, इसका मान ज्यादा होगा तो इस तरफ बनेगा।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। ये जो आपका क्यू बिंदु है इस तरफ रखा जाएगा कि जो ये ज्यादा होगा, अगर जो ये ज्यादा हुआ तो इसी तरफ ये रहेगा। उम्मीद करता हूँ यही बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन में। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट है कि जैसे दो बिंदु आवेश को हम y में रखे हैं, Q1 और Q2 को, ठीक है, Q1 और Q2 को हमने y में रखा है, y मीडियम, और इसके बीच की दूरी हमने मान ली है कितनी, r, ठीक है ना। और इन्हीं को हम, और यहाँ कोई एक नेट बल लग रहा है, जो बल हमारा F1 है, ठीक है, इस पर जो नेट बल लग रहा है वो कितना है, F1 है, ठीक है ना, टोटल बल F1 है। और इन्हीं दोनों को किसी माध्यम में ले जाकर, जिसका माध्यम का परिवर्तन k है, इसको उठाकर ले जाकर यहां रख दे रहे हैं। अब ये दूरी हमको थोड़ी सी कम करनी, हमको बल वही लगाना है कि ये बल जो रहे F1 F2 के बराबर रहे, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसा जो जितना बल यहाँ लगेगा उतना ही बल इन दोनों आवेशों को ले जाकर रखेंगे, तो इसकी दूरी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बल हमारा बराबर है, बल हमको बराबर दिखाना है, और माध्यम में ले जाकर के वाले माध्यम में, तो इसकी दूरी कम हो जाएगी r के। तो इस दूरी और इस दूरी में क्या संबंध रहेगा, तो इस दूरी और इस दूरी में क्या संबंध रहेगा, हम समझ सकते हैं कि हमारा बल तो बराबर ही लग रहा है, बल तो बराबर ही लग रहा है। तो F1 बराबर F2, जब बल बराबर हो, आवेश समान हो, तो दूरी में एक संबंध निकल के आ जाएगा। क्या संबंध निकल के आएगा, देखिएगा, F1 बराबर F2, और F1 यहाँ जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ माध्यम हो गया तो माध्यम के परावर्तन k से भाग देना पड़ेगा, और Q1 Q2 बटे R के स्क्वायर, क्योंकि माध्यम में रख दिया तो हमने इसकी दूरी कितनी मान ली है, R के का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, R स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम 1/k टाइम ऑफ R k का स्क्वायर। इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, तो यहाँ से R स्क्वायर बराबर कितना, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ, यानी ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, तो ऐसे k टाइम्स ऑफ R के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या रख सकते हैं, R स्क्वायर, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट रख जाएगा, और इसका वर्गमूल है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, R के इंटू रूट ऑफ k। तो हमारा जो संबंध आएगा दोनों में, अगर जो रूट ऑफ k से हम यानी माध्यम के परावर्तांक से इस वाली दूरी में गुणा कर देंगे, जो हमारी पहली y में दूरी थी वो दूरी हमारी निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखना हो तो, ठीक है, समझ गए, मिटा दे रहा हूं। अब इसके बाद हम आपको एक टॉपिक, इन सब टॉपिकों पर एक क्वेश्चन बताते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि कैपिटल Q को किस बिंदु पर रखे कि वह संतुलन में हो। एक कैपिटल Q बिंदु आवेश है, आपको दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, हम सिर्फ बस इतना बता रहे हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक है +8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारे पास, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, और क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिखना होगा तो लिख लीजिए कि हमारे पास एक +8 इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एक +2 इलेक्ट्रॉन आवेश का आवेश है, ठीक है। अब इन आवेशों के बीच एक तीसरा आवेश लाकर रख दिया जाता है, और इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो हमने मान ली है वो a है, और इसके बीच में एक कोई Q आवेश लाकर कहाँ रख दिया जाए कि यह संतुलन में रहे, संतुलन में हो। Q आवेश को कहाँ रखें कि यह संतुलन में हो, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लिखना होगा तो लिख लीजिए। तो मान लेते हैं पहले पॉइंट, इसको A मान लें, इसको B मान लें, और इस पॉइंट को C मान लें। तो पहले पॉइंट से कितनी दूरी पर रखी गई, x दूरी पर, तो हमको यही x दूरी कैलकुलेट करनी है, रखी गई कि संतुलन में होगा। तो ये कितना बचेगा, क्या बचेगा, ये a - x बचेगा, अभी जस्ट बताया हूं, ठीक है। अब संतुलन के केस में इसके कारण जो इस पर लगने वाला बल है F1, और इसके कारण जो इधर बल लगने वाला F2, ये दोनों संतुलन की स्थिति में क्या होंगे, संतुलन की स्थिति में क्या होंगे, दोनों बल बराबर और विपरीत होंगे, तो ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। अब देखिए F1 क्या हो जाएगा, इन दोनों क्योंकि दो आवेशी हो गया, F2 आपका यहाँ लग रहा है इसके कारण इस पर, तो यहाँ से हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, एक चीज और, तब लोग कहें गुरु जी यहाँ माध्यम नहीं लिया गया है। देखिए यहाँ माध्यम है वायु, और वायु का माध्यम का जो क्या नाम है,
परावर्तांक होता है उसका मान 1 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम वायु माध्यम के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से 8 Q1 आपका हो गया, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 क्या है, कैपिटल Q है, बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर। और ये जो F2 है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो 1/4πε0 बच्चों, इतना गुण इतना, तो Q इंटू 2E बटे कितना बच्चों, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी a माइनस एक्स बची हुई है। इससे इसको निपटा दो भैया, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से निपटा दो, क्यू को क्यू से निपटा दो। हमारे पास 8 तो 2 कन्नम 2 2 चौक 8 हो जाता है। और देखिए 4 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे एक्स का होल स्क्वायर, बोलो बच्चा। और यहाँ से ऊपर 1 बचा, तो 1 बटे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहां से कर सकते हैं। स्क्वायर दोनों तरफ है, अगर दोनों का घात बराबर तो आधार ही बराबर होगा, तो 2 बटे एक्स इज इक्वल टू 1 बटे a माइनस एक्स। तिरछा हम गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इधर देख लीजिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2a और 2 2x, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू आपका आ गया x एकन्नम x। अब देखिए बच्चों, यहाँ से x को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि x का मान ही आपको निकालना है। तो यहाँ से इस तरफ जाएगा तो 2a इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी पहले से x था, ये माइनस उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 2x और x 1x क्या हो जाएगा 3x, तो 3x इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई है उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2a/3। यहां से कितनी दूरी पर ये संतुलन में होगा, 2a/3 दूरी पर ये क्या हो जाएगा, संतुलन की पोजीशन को हासिल कर लेगा बच्चों। ये बात अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए, आपको लिखना हो तो लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद वाली टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा धैर्य से समझिएगा। हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, काफी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन ये करवा दिया संतुलन की स्थिति में, और सारे क्वेश्चन आपके जब न्यूमेरिकल लगवाए जाएंगे, न्यूमेरिकल भी सारे लगवाए जाएंगे। न्यूमेरिकल को हम पहले इसमें दिखा देंगे कि इतना न्यूमेरिकल है, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, आपको बोर्ड पर पूरी अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा न्यूमेरिकल, उस पे हम डाल देंगे, तो आप न्यूमेरिकल का शॉर्ट स्क्रीन लेकर सारे न्यूमेरिकल को हम करवाएंगे। और साथ ही साथ इसका जो आपका नोट्स है वो भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन नोट को हम प्रोवाइड कराएंगे लिंक के थ्रू आगे चलकर टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और फील्ड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छी पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसी से हमको पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक है पूरी इलेक्ट्रिक को समझना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, आवेश की, ठीक है ना। आवेश भी बहुत जरूरी होता है, और आवेश कौन उत्पन्न करता है, मे बी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात कर सकते हैं, ज्यादातर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश, धनावेश, ऋणावेश को बनाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे आप लोग बचपन में क्या किया होंगे भाई साहब, आपके पास एक चंबक रहा होगा, और चंबक को क्या करते हो, लौह जैसे वस्तु को थोड़ी दूरी पर रखते होंगे, तो वो क्या करता है, अपनी तरफ उसे आकर्षित कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने के पश्चात हम ये टॉपिक रोकेंगे, और ताकि वीडियो आपका बड़ा ना बने इसलिए ये टॉपिक रोक देंगे। इसके बाद वाली टॉपिक अगले वीडियो में आएगी, काफी अच्छी टॉपिक रहेगी, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे चुंबक, बचपन में आप चुंबक लेते हो, तो चुंबक के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र में लौह जैसी वस्तु को अगर आप रख देते हो तो क्या करता है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है ना, वो उसको आकर्षित कर लेता है। ऐसे ग्रेविटी में है, अगर कोई वस्तु आप ऊपर फेंक रहे हो तो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच ले रही है। तो इसके मतलब क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर एक फोर्स होगा, एक क्षेत्र है, क्योंकि अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 मीटर प्रति सेकंड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के स्पीड से छोड़ दिया जाए, जिसको हम पलायन वेग कहते हैं, तो पृथ्वी को पार कर जाएगा। तो इसका भी एक क्षेत्र हो गया, तो ये ग्रेविटी का क्षेत्र हो गया, यानी किसी वस्तु को आप फेंक रहे हो तो कहां आ रहा है बच्चों, कहां आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। कारण क्या है कि इसका भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर आप फेंकोगे रहेगा तो वो क्या कर लेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि जब आवेश आप रखते हो तो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब आप आवेश रखते हो तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस क्षेत्र में अगर जो कोई दूसरा आवेश
कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन या दूसरा प्रोटॉन आएगा तो इस क्षेत्र पर जैसे ही पहुंचेगा इस क्षेत्र में तो या तो आकर्षण पाएगा या तो प्रतिकर्षण पाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या पाएगा, प्रतिकर्षण पाएगा। प्रोटॉन हो गया तो क्यों, प्रोटॉन हो गया तो आकर्षण पाएगा। तो जब इस क्षेत्र में, हर जगह नहीं, जब इस यहां तक के क्षेत्र में पहुंच जाएगा तब वो पाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो यह जो क्षेत्र होता है आवेश के चारों ओर का, ठीक है, ये जो क्षेत्र बनता है आपका, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, किसी आवेश के, अगर हम परिभाषा बनाना चाहें तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसी में आपको हम वैद्युत क्षेत्र, एक पॉइंट आती है उसको भी समझ लीजिए। विद्युत बल रेखा ये क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स, ठीक है। देखिए ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये एक कल्पना की गई रेखा है। कल्पना की गई रेखा का मतलब यह एक काल्पनिक रेखा है, जैसे कोई धनावेश है या ऋणावेश, यह एक काल्पनिक की गई रेखा होती है। ये कल्पना की गई रेखा होती है, निष्कोणीय होती है, एक पृथक्कृत रूप में होती है, अलग अलग रूप में होती है। जैसे मान लेता हूं, हम कल्पना कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहा है, तो ये बाहर की ओर ये बल रेखाएं से निकल रही है, ठीक है ना। तो ये जो कल्पना की गई, कल्पना तो हम सोच लेते हैं, जिसे हम सोच लेते हैं हमारे पास प्राइवेट जेट हुआ, ठीक है ना, तो कल्पना ही तो है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ठीक, तो कल्पना एक सोच है। तो यहां भी एक काल्पनिक चीजें बताई गई है कि ये कल्पना है, ठीक है। तो यह एक काल्पनिक रेखा है, ये सोच के अपने कि हाँ हो सकता है रेखा है, ठीक है, जो क्या करती है, प्लस से बाहर निकलती है, निष्कोणीय होती है, ठीक है, निष्कोणीय होती है। ये प्लस से बाहर निकलती है स्पर्श रेखा के रूप में, ठीक है ना। अगर जो प्लस क्षेत्र है तो ये बाहर निकलेगी, अगर जो माइनस क्षेत्र है तो ये अंदर की ओर प्रवेश करेगी। ये बल रेखा है, ठीक है ना। तो यहां से याद रखिएगा, यह एक निष्कोणीय पृथक्कृत रेखाएं होती है, अलग अलग रेखा होती है, यानी कि एक ही से निकली हुई होती है, अलग अलग, जो आपस में कभी स्पर्श काटती नहीं है। दो रेखाएं आपस में कभी काटती नहीं है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये एक क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जो आवेशों से निकली गई मानी जाती हैं और प्लस वाले से बाहर निकलती है और माइनस वाले पर अंदर जाकर मिलती है, यानी प्लस वाले से निकलेगी और माइनस वाले पर जाकर मिलेगी। इस तरीके से अगर जो हमारे पास प्लस प्लस हो गया तो काल्पनिक रेखाएं हम बनाना चाहें तो प्लस से निकलेगी माइनस पर जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस पर जाएगी, ये आपस में कहीं कट नहीं करेंगी, ये भी ध्यान दीजिए। और अलग अलग होती है, पृथक पृथकृत होती है इस तरीके से। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, आकर्षण हो रहा है, इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर जो हम यही दो प्लस प्लस आवेश ले लिया, माइनस माइनस ले लें, तो यही बल रेखाएं जो हो जाती हैं, घूम जाती हैं, क्या हो जाती हैं, प्रतिकर्षण इनमें दिखने लगता है। क्या दिखने लगता है, प्रतिकर्षण दिखने लगता है, प्रतिकर्षण दिखने लगता है बच्चों, ठीक है। यहां से तो यहां से जब सिमिलर चार्ज रहेगा तो ये बल रेखाएं मुड़ जाएंगे, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे को नजरअंदाज कर रही है, ठीक है। तो ये प्रतिकर्षण कर रहा है और आकर्षण का मतलब इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा और ये रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस पर जाकर मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप बच्चों को सबको समझ में आई होगी। जहां दिक्कत होगी वहां कमेंट करिएगा, बाकी की टॉपिक हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को, ठीक है। और इस चैनल को सपोर्ट करिए बच्चों, अधिक से अधिक सपोर्ट करिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सकें। जय हिंद, जय भारत।